जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज का सेशन जो है थोड़ा डिटेल्ड सेशन होने वाला है। इसके बारे में मैंने पहले एक सेशन में ऑलरेडी चर्चा की थी कि मैं एक सेशन लाने वाला हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ टू मेक योर ओन स्टडी प्लान एंड क्रिएट योर स्वॉट एनालिसिस। व्हाट दिस स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। देखो, कोई भी दो स्टूडेंट जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। कोई स्टूडेंट जॉब कर रहा हो सकता है, ठीक है, जॉब के साथ उसको तैयारी करनी है, जॉब करना भी जरूरी है। मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनकी नाइट शिफ्ट है, मतलब उनका काम जो है लगभग ऑफिस के टाइमिंग्स है 8:30 टू 4:30 और 5 इन द मॉर्निंग। उनको वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर किया है। वो स्टूडेंट भी है जिनका कॉलेज है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रेगुलर कॉलेज है। और कुछ स्टूडेंट हैं जो फुल टाइम जो है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, दे हैव डेडिकेटेड देमसेल्व्स कि हमें जो है 1 साल देना है प्रिपरेशन में, ठीक है, या 6 महीने देने हैं, फिर हम अगले कोर्स में या जॉब में जाएंगे। तो वो स्टूडेंट्स भी हैं। तो सबके सिचुएशंस अलग हैं, सबके रिसोर्सेज अलग हैं। तो कैसे आप खुद, कोई आपके लिए वो प्लान नहीं बना सकता। आपको खुद को बैठकर बिल्कुल सारी डिस्ट्रैक्शंस, कहते हैं ना, बंद करके, मोबाइल को स्विच ऑफ करके या साइलेंट पे रख के, फिर आपको जो है पेन पेपर लेके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब अगर आप इस एक्सरसाइज के लिए रेडी हैं, लिखने के लिए रेडी हैं, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं रेडी हैं, प्लीज इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो तभी बेनिफिशियल होगा जब आप उस एक्सरसाइज को खुद बैठकर बिल्कुल तसल्ली से अपने लिए 1 घंटे का समय देंगे और पेन पेपर लेके बैठेंगे, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं। जो अब मेरे साथ आगे चलने के लिए रेडी है, मतलब उसके पास पेन पेपर है, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं। देखो, सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या क्या है? मान लो आपने अभी एग्जाम दिया, या ब्रॉडली अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा? मान लो मैं जनरल स्टडीज की बात करता हूं, क्योंकि जनरल स्टडीज पढ़ा रहा हूं तो उससे रिलेटेड बात करूंगा। आप सीडीएस में अगर आप देखोगे जनरल स्टडीज के पेपर में, मैं हमेशा कहता हूं 8 सब्जेक्ट्स हैं। 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर्स। अगर आप सीएपीएफ का पेपर टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए उसमें मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट भी ऐड हो गया, ठीक है जी, पेपर 1 में, सीएपीएफ पेपर 1 में। जीएस के पेपर में, सीडीएस के लिए ये 8 सब्जेक्ट हैं आपके। सिमिलरली आप ये सेम चीज जो है इंग्लिश के लिए देख सकते हैं, मैथ्स के लिए देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर जो एग्जांपल्स लूंगा वो जीएस की लूंगा। और इसके अलावा अब आपको यह देखना है कि इन 8 सब्जेक्ट या 9 सब्जेक्ट्स में से आपके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज है। अब आप कहेंगे कैसे पता लगेगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है? जनरली ये होता है कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या रहा है, या जिसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है यार हाँ ये वो सब्जेक्ट है जो मैं बहुत पढ़ सकता हूं, मतलब मैं 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये नहीं फील होगा कि अरे मैं किताब लेके बैठा हूं, ठीक है। तो ये जनरली वो सब्जेक्ट्स होते हैं। आप हर कोई स्टूडेंट जो है, अगर आप देखोगे, वो ये नहीं कह सकता कि मैं सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा हूं, ठीक है। आप देखोगे उसके 2, 3 या 4 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे, ठीक है। 2 से 3 सब्जेक्ट होंगे जो एवरेज होंगे, अबव एवरेज होंगे, और 1-2 सब्जेक्ट में उसको हमेशा डर लगेगा, ठीक है, या आप कह लो कि उसके मतलब उतने स्ट्रॉन्ग एरियाज नहीं है, वो उसके वीक एरियाज है, ठीक है। तो उन सब के कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे? तो यहां पर सबसे पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को लिखेंगे, ठीक है। कि आपको लगता है कि ये दोस्त, मान लो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या हिस्ट्री हो सकता है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया, ठीक है जी। तो उसको आप लिखेंगे। हाउ डू यू स्टडी? देखो, बहुत सारी आपको इस तरीके की वीडियोस मिलेंगी कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए। मैं भी कंप्लीटली एग्री करता हूं, पर मैं आपको पर्सनल एग्जांपल अपना बता देता हूं कि मैं सुबह वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूं। आप मेरे को 1 बजे 2 बजे तक मैं पढ़ सकता हूं, बहुत कंफर्टेबली पढ़ सकता हूं, 3 बजे तक पढ़ सकता हूं। बट अगर आप मेरे को कहेंगे कि सुबह उठ के पढ़ाई करनी है तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैंने बीएसएफ की ट्रेनिंग में शुरू के 2-3 महीने बहुत स्ट्रगल किया। सुबह 3:30, पौने 4 बजे उठना रहता था, और मैं वो स्लीप साइकिल मेरा वहां पे जाके 2-3 महीने में सेट हो गया था। बट बहुत मुश्किल होता है वो। आपको पता है आपका पीक टाइम क्या है, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूं?
ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर इंडिविजुअल के लिए ना वो पीक टाइम अलग होता है। किसी के लिए अर्ली मॉर्निंग होता है, किसी के लिए होता है कि नॉर्मल है कि भाई वो 11 बजे सो जाएगा, सुबह 7 बजे उठेगा। ठीक है, इसमें स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही वो आपका वीक एरिया है, अगर आपको अच्छी नींद आ रही है वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया। कोई कहता है कि जी मैं तो बहुत सो सकता हूं, 8 घंटे सो सकता हूं, 10 घंटे सो सकता हूं, मैं कह रहा हूं ये आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। ठीक है, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। ठीक है, 8 घंटे सोना किसी भी तरीके से आपका, ये नहीं है मैं तो 8 घंटे सोता हूं मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा, जी नहीं, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, उसको भी लिखो आप। तो यहां पर आपके पीक आवर्स क्या हैं ये आइडेंटिफाई करो, जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हो, जिसमें आप पढ़ सकते हो बहुत सारी चीजें, मतलब वो वाली चीजें पढ़ सकते हो जो जिसमें आपको सबसे ज्यादा मुश्किल आती है, और जिसमें आप समय देते हो और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे लिए वो समय जो है जनरली डिनर के बाद का है। ठीक है, उस समय पर मैं बहुत ज्यादा जो है कई बार मजाक में ऑन अ लाइटर नोट हम ये भी कहते थे कि हम तो उल्लू की तरह है जी। ठीक है, रात को बहुत सुपर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, फेयर इनफ, कोई कुछ भी कहे, वो आपको अपना पीक टाइम ढूंढना है। ये सब स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसमें जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि जी मैं तो सुबह नहीं उठ पाता हूं, रात में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेंथ एरियाज क्या है आज के समय पर। भाई बुक्स हैं, ऑनलाइन बुक्स आपको अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल है। ये आपका स्ट्रेंथ एरिया है। अब आप कहिए कि ये तो सबके लिए है, मेरे लिए कैसे इंडिविजुअल है। ये आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले नहीं था। अब आपको क्या, अच्छा मेरा कंपटीशन 10 साल पहले वाले जो व्यक्ति तैयारी कर रहा था उसके साथ तो नहीं है, मेरा तो आज के स्टूडेंट के साथ है। ये तो सबके पास है, सबके पास है। पर अगेन द थिंग इज के आइडेंटिफाई करना कि कौन सा चीज पढ़ना है। ठीक है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है, बहुत ज्यादा मटेरियल है, मतलब इट इज नेक्स्ट लेवल मटेरियल के आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी है, कौन सा अच्छा सोर्स है कौन सा बुरा सोर्स है। तो ये आइडेंटिफाई करना, ठीक है, इसको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। देन आपका आता है डिटेल स्टडी या शॉर्ट मटेरियल। देखो ये भी ना एक हर एक स्टूडेंट को अपनी, कहते हैं ना कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अपनी कहते हैं फितरत पता होनी चाहिए। कैसे, अब एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, अब मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल भी लूंगा, आपको 3-4 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट बताऊंगा, आप कहां पर फॉल करते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख भी देना। एक होता है स्टूडेंट जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा ना तो पेपर में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूंगा। ठीक है, मैं मतलब डर जाऊंगा, या मतलब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली प्ले करता है। ठीक है, तो वो बुक्स भी पढ़ेगा, कोशिश करेगा कि बुक्स पढ़े जो स्टैंडर्ड बुक्स है एटलीस्ट। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट होगा वो कहेगा कि जी वो मतलब नॉट, अगेन नॉट बीइंग जजमेंटल, जैसे 3 इडियट्स में एक चतुर वाला, चतुर्लिंगम वाला जो कैरेक्टर था, ठीक है, वो कहता है कि भाई मेरे को दे दो मैं याद कर लेगा। ठीक है, मैं याद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आप मटेरियल शॉर्ट में दे दो, मेरे को लंबे में नहीं जाना। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ना, शॉर्ट में मटेरियल दे दो। तो आप किस कैटेगरी में हैं? अब वो भी अपने आप में एक कला है, मैं उसको जजमेंटल बिल्कुल नहीं हो रहा हूं कि वो सिर्फ रट्टा मार रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो रटने वाली भी हैं। ठीक है, एग्जाम का प्रोसेस ही कुछ इस तरीके से है कि सारी चीजें समझनी नहीं है, समझनी भी है, बहुत सारी चीजें समझनी है, समझ के ही आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। बट साथ में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो रटने वाली है। ठीक है, तो वो उसका स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, उसको लगता है कि मैं रट सकता हूं बहुत सारी चीजें। कई लोग होते हैं जो एक बार पढ़ लेते हैं, ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका ये कहां पर है, कौन सी साइट्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनको बहुत तेजी से याद हो जाता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको याद ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहां पर वो ट्रिक्स निमोनिक्स वाली भी बात आएगी। कुछ स्टूडेंट्स ये भी बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत अच्छी ट्रिक्स बना लेते हैं, वो बैठे बैठे ट्रिक्स बना लेंगे, बैठे बैठे निमोनिक्स बना लेंगे। ये भी एक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया। लिखिए इस चीज को कि हाँ मैं ट्रिक्स बहुत जल्दी बना लेता हूं। ठीक है, आप अपनी ट्रिक्स बनाइए, किसी को जरूरी नहीं है आप उसको शेयर करें, अगर आपको लगता है शेयर कर भी सकते हैं, बट द थिंग इज वो आपकी जो है ट्रिक्स हो सकती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो चाहकर भी बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो वो उनका काइंड ऑफ वीक एरिया में आ जाएगा कि वो इन याद करने वाली चीजों को याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी,
तो ये आपको समझना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। ठीक है, आप डिटेल स्टडी वाले में कर रहे हो, आप कह रहे हो एक स्टूडेंट एक मिडल वाला भी हो सकता है जो कह रहा है अभी मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता, आप मेरे को मटेरियल जो डिटेल में दोगे मैं वो अच्छे से पढ़ लूंगा, लाइन बाय लाइन समझ के क्वेश्चंस कर लूंगा, दैट्स इट। ठीक है, तो अपने बारे में जानना, ठीक है, आपको अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल फेयरली, ये एनालिसिस आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको किसी को शो करने की जरूरत नहीं कि देखो जी मैं ऐसा हूं। ठीक, चलो ये हो गया आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज। थोड़ा सा समय ले रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, मतलब ये मैंने पहले बोल दिया, ये वही लोग करें जो रेडी हैं इन सारी चीजों को लिखने के लिए। जो नहीं है, जो सिर्फ इस वीडियो को वैसे देख रहे हैं, वो अभी भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो नहीं पता है। ठीक है, वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो वीक एरियाज में सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज, भाई कुछ स्टूडेंट के कुछ एरियाज बहुत वीक होते हैं जिनमें उनको पढ़ने बैठा दो, वो आधा घंटा भी वो किताब को लेके नहीं बैठ सकता, या मतलब समहाउ वो कोशिश करेगा, उसका मन शरीर मतलब कहेगा कि बेटा छोड़ दे, इसको बंद कर दे किताब, कुछ और मूवी देख ले, रील देख ले, ठीक है, कुछ भी कर ले, पर ये मत पढ़। ठीक है, तो ये आपका वीक एरिया है, बहुत वीक एरिया है। अब एक मिडल वाला भी हो सकता है, ठीक है, जो स्ट्रांग भी नहीं है, वीक भी नहीं है, ठीक है, मतलब एवरेज है। ठीक है, कि एवरेज वाले लेवल पे है, वो भी, उसको भी जरूर लिख लीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये एक बहुत बड़ा वीक एरिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, डिले करना। ठीक है, सारी चीजों को ना कि यार ये मैं कल कर लूंगा, ये मैं परसों करूंगा। ठीक है, वो चीज आपको परेशान कर रही है, लगातार परेशान कर रही है, इसको डील कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा वीक एरिया है। आप अगर एक बड़ा अच्छा मैंने कोट सुना था, ठीक है, जेफ बीजोस अमेज़न के फाउंडर हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है ना, ठीक है, मैनेजिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, ये इन एक्शन की वजह से आता है। द मोमेंट आई ओपन माई लैपटॉप, स्टार्ट आंसरिंग माई ईमेल्स, मेरा आधा स्ट्रेस कम हो जाता है। द मोमेंट मैं अपने लिए भी ये देखता हूं कि द मोमेंट मैं लैपटॉप खोला, मटेरियल तैयार करना शुरू किया, जो पढ़ाना है, लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, वो करने शुरू किए, तो मेरे दिमाग में टारगेट होता है कि ये डिलीवर करना है, तो वो बहुत कम हो जाता है कि हाँ, क्योंकि काम शुरू हो गया। जैसे ही आप अपना काम जो आपने सोचा है अपने दिमाग में, अगर वो नहीं कर रहे, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने शुरू कर देगा। ठीक है, और भी रीजन होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और फैमिली सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट जनरली इन एक्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ योर प्रोक्रेस्टिनेशन, और इन एक्शन इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर योर स्ट्रेस और एंजाइटी। ठीक है जी, तो ये चीज को समझना कि ये फैक्टर है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, दैट मींस पढ़ना है बस। ठीक है, पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं, किसी से बात करनी है, डिस्कशन करनी है, बट दैट इज द प्राइम रीजन कि मैं अगर 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, 3 दिन नहीं पढ़ूंगा, तो और ज्यादा स्ट्रेस होगा। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ठीक है, ये आपका वीक एरिया है। चैलेंजेस में भी मैं इसको लिखूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो रील एक बार देखना शुरू किया, आधा घंटा, 1 घंटा पता ही नहीं लगा, और वो कंटेंट है भी ऐसा। आप ये सोचिए कि इतनी सारी रील्स में अलग अलग तरीके का इमोशन है, किसी में हंसने वाला है, किसी में रोने वाला है, किसी में गुस्से वाला है। ठीक है, अलग अलग तरीके के इमोशंस हैं। जब आप उनको देखते हो, आप उस आधे घंटे में कितने डिफरेंट इमोशन से गुजर रहे हो। ठीक है, आप उस इमोशंस के लिए एक्चुअली में बहुत ज्यादा रेडी नहीं हो। ठीक है, फिर आपके मन में, मतलब कहते हैं ना कि थॉट्स पहले ही हमारे दिमाग में बहुत सारे हैं, और द मोमेंट यू वॉच दोज रील्स, वो और ज्यादा थॉट्स का, कहते हैं ना, एक बवंडर शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है वो नहीं कह रहा हूं मैं, टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, उसका तो मतलब कोई तोड़ है ही नहीं है, वो तो है ही पहला फैक्टर। मैं जो दूसरा फैक्टर कह रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स विच आर अननेसेसरी, विच आर नॉट लाइक नेसेसरी फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपके प्रेपरेशन के लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं है। वो उन सारी चीजों का बैगेज आप अपने ऊपर ले रहे हो। ठीक है, चलो सोशल मीडिया, अगेन द वेरी सेम एनालिसिस, यहां पर मैं इस पे अब कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज।
मैंने एक चीज स्ट्रॉन्ग एरियाज में भी ये रखी, फ्री एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वाई यूपीएससी फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स, इतना ज्यादा फोकस एनसीईआरटी बुक्स पे क्यों करता है और एनसीईआरटी बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, उसको लेकर वीडियो बनाया है, वो जरूर देख लीजिएगा। छोटा सा वीडियो है 5-6 मिनट का। और अपॉर्चुनिटीज है भाई सारी आजकल ऑनलाइन। अगर आप फिजिकल बुक्स या हार्ड कॉपी नहीं मंगवाना चाहते, सॉफ्ट कॉपी आपके पास अवेलेबल है। पर्टिकुलर चैप्टर ही पढ़ना है आपको, एक बुक में से 2 चैप्टर पढ़ने हैं, वो 2 चैप्टर ही पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं पूरी बुक आपको खरीदने की जरूरत है। और अगर आप खरीद भी रहे हो तो भी बहुत जो है कह लीजिए कम अमाउंट में ये बुक्स अवेलेबल है। फिर फ्री ऑनलाइन वीडियोस, दुनिया भर की फ्री ऑनलाइन वीडियोस हैं। मैंने 5-5 घंटे की वीडियोस डाली हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा कि आप इतना सारा मटेरियल फ्री में दे रहे हो। बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें, अगर आप मे बी व्यूज आर नॉट दैट मच बट उसके वॉच टाइम आवर्स इज वेरी गुड। ठीक है, दैट मींस जो भी उसको देख रहा है बहुत अच्छे से उसको डिटेल में देख रहा है। ये सीधा सीधा उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस, सीएपीएफ के, सीडीएस के 10 साल के मैंने उसमें डाल रखे हैं। तो उनको बच्चों ने बहुत देखा है, बहुत पसंद भी किया है, बहुत अप्रिशिएट भी किया है। तो वो सारा मटेरियल फ्री अवेलेबल है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है जी। न्यूज एंड एनालिसिस, मैं आपको ट्रस्ट मी, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था हमारे पास, न्यूज़पेपर था, हम खुद पढ़ते थे। और कभी भी ना न्यूज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हो रही है ये न्यूज। मतलब क्योंकि एक इवेंट है, वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, हमने एक बार में उस इंफॉर्मेशन को पढ़ा, उसका बैकग्राउंड, उसका आगे, उसका एनालिसिस, उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स, वो कहीं नहीं मिल पाते थे और बहुत मुश्किल से मिलते थे। आज के समय पर आपके पास ये न्यूज एनालिसिस, हमारे पास उस समय पर डीडी न्यूज होता था और डीडी न्यूज की डिस्कशन हम देखते थे, बहुत बार अच्छी भी होती थी, बहुत बार थोड़ी बोरियत वाली भी होती थी, बहुत ज्यादा उसमें कोई पिक्चर्स इमेजेस नहीं थी, तो बहुत सारी चीजें नहीं भी समझ आती थी। अब क्या है, आपके पास बहुत ऐसा मटेरियल है जो आपको न्यूज एंड एनालिसिस देता है, आप उसके बारे में एक अच्छी फेयर इंफॉर्मेशन, दोनों पर्सपेक्टिव, सिर्फ वो मतलब वो देखो हिडन एजेंडा वाली नहीं कि हाँ जी एक पॉलिटिकल पार्टी को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ही वो प्रेस कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है, वो वाला नहीं। उससे फिर आपका ओपिनियन जो है बैलेंस्ड ओपिनियन क्रिएट नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ऐसी चीज को फॉलो करें जो बैलेंस्ड ओपिनियन हो, दोनों पक्ष हो उसमें। ठीक है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, नॉमिनल फीस है, स्टडी फ्रॉम होम, जैसे वर्क फ्रॉम होम है, स्टडी फ्रॉम होम। बहुत सारे स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के हर कोने में से हैं, ट्रस्ट मी। उससे वो ये कहते हैं कि हम इस जगह पर बैठे हैं, फलाने स्टेट से, उस जो है डिस्ट्रिक्ट से फर्दर एक गांव में जाके बैठे हैं, वहां से आपकी वीडियोस को देख रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये ऑनलाइन मीडियम आपको वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसको लेकर भी जो मैंने फ्री यूपीएससी, मतलब वाई यूपीएससी फोकस ऑन इट, उस पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है। तो उससे कहीं ना कहीं शायद वो इंस्पिरेशन भी है ये वीडियोस बनाने का, कि उन बच्चों तक भी वो चीज पहुंचे। ठीक है जी। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, पीयर ग्रुप बना सकते हैं, एक अच्छा ग्रुप बना सकते हैं कि क्या चल रहा है, नॉट जस्ट के सिर्फ पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं साथ में बैठ के, बट हाँ कि डेली क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उसको लेकर भी एक टारगेट्स रख सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं फिटनेस का टारगेट रखते हैं, ठीक है, वो लिखते भी हैं शाम में कि हाँ जी हमारे इतने स्टेप्स हो गए, हमने कार्डियो किया, हमने ये किया। तो लाइक अदर्स गिविंग थम्स अप, बाकी भी मोटिवेट होते हैं कि यार हमें भी करना है। ठीक है, मैं भी उन ग्रुप्स का पार्ट हूं कुछ, और मैं भी मोटिवेट होता हूं, आप लोगों से मोटिवेट होता हूं कि हाँ भाई स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मेरे को भी करना है, मेरे को भी अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, मेरे को भी पढ़ाई करनी है। ठीक है। ओके। थ्रेट्स एंड चैलेंजेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा। ये आप सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको रिलेटेबल लग रही होंगी, बहुत सारी चीजें लग रही होंगी हाँ हमारे बारे में बात हो रही है, बट इसको भूल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि इसके लिए पेन पेपर जरूरी है। डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल फोन, इवेंट्स, ठीक है, मोबाइल फोन तो देखो आज के समय पर वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। अब आप कहेंगे कि हम आप तो आपकी वीडियो मोबाइल फोन पे देख रहे हैं। अब ये बहुत डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, देखो दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजीज बनी है ना, जितनी भी चीजें आई हैं दुनिया में, जब भी समय समय पर, उसके हमेशा 2 पहलू रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 80s में जब कंप्यूटर आया था तो मतलब इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे। आप अपने पेरेंट्स, या इवन पेरेंट्स नहीं तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनसे पूछिएगा, तो वो आपको बताएंगे कि बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ कि एक कंप्यूटर 10 लोगों की नौकरियां खा जाएगा।
और वो ये मैं 80s की बात कर रहा हूं, मिड 80s की। 40 साल बाद हम सर्विसेज सेक्टर में, हमारी इकोनॉमी का बड़ा चंक सर्विसेज सेक्टर है, मोर देन 50% आर सर्विसेज सेक्टर। और वही कंप्यूटर, वही आईटी सर्विसेज के बेसिस पे हम कह रहे हैं जी हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो जो चीज आई उसको आप थ्रेट मान रहे हो, अपॉर्चुनिटी मान रहे हो, उसको कैसे यूज कर रहे हो। तो मोबाइल फोन अपने आप में अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी है। आई होप यू गॉट द एग्जांपल। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। डायनामाइट या न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए भी है, सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी है। डायनामाइट रोड्स बना सकते हो टफ एरियाज में, और उससे उसके नुकसान भी हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद इवेंट्स, फैमिली इवेंट, कजन की शादी है, ठीक है जी, कोई ना कोई और इवेंट हो सकता है घर में, मतलब कुछ भी चीजें चल रही हैं, कजन की शादी है, बहुत क्लोज कजन है, नहीं मिस कर सकते, एग्रीड, जाओ, बिल्कुल जाओ। पर जहां आपने शायद 3 दिन का सेलिब्रेशन करना था, वहां 2 दिन का हो सकता है या नहीं, 2 दिन है, 1 दिन में हो सकता है या नहीं। थोड़ा उसको कहो कि यार मेरा एग्जाम है, ठीक है, प्लीज डोंट फील सॉरी, आई विल बी देयर, बट आई विल बी देयर फॉर 1 डे, ऐसा हो सकता है। और ये आपको समझना है कि जैसे अब मैं, ये वीडियो है CDS 1 2025 आप टारगेट कर रहे हो, तो अराउंड 7.5 महीने है, 220 डेज है। तो ये 10-15 दिन ना आपके इस पूरी प्रेपरेशन की जर्नी में जो है जाएंगे। 10-15 दिन ऐसे होंगे बीच में जो कुछ इवेंट्स हैं, जो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर बैठ जाओ, अरे मेरे तो 2 दिन खराब हो गए, अब तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं पीछे रह गया, या मेरा बहुत समय वेस्ट हो गया। द आइडिया इज कि पहले से ही आप उस फैक्टर्स को लेके चल रहे हो कि यार हाँ ये इवेंट्स आने वाले हैं। वो आपके कॉलेज के एग्जाम हो सकते हैं, असाइनमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, मिड टर्म एग्जाम्स हो सकते हैं, तो वो आएंगे, उसके लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये भी लिखना है, ठीक है, आपको ये भी लिखना है कि आपको कितने घंटे आप डिवोट कर सकते हैं, उसमें मैं आऊंगा। जॉब कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं जी हम जॉब कर रहे हैं, हमारे 8 घंटे तो उसी में चले जाते हैं, हमारे पास 4 घंटे बचते हैं, हम 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते पर डे। फेयर इनफ, आपको पता है कि मेरे पास 4 घंटे हैं, 220 दिन है, रफली 200 डे, 200 डेज, 20 डेज मैंने इवेंट्स के लिए निकाल दिए। जो 200 डेज हैं आपके, 200 इंटू 4, 800 आवर्स। इस तरीके की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी कि मेरे पास 800 आवर्स हैं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब मेरे को ये 800 घंटे कहां कहां पर डिवाइड करने हैं। तो ये हो गया आपका स्वॉट एनालिसिस। अब ये स्वॉट एनालिसिस सबके लिए अलग हो सकता है मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हूं, हो सकता है आपके लिए इस थ्रेट्स और चैलेंजेस में कुछ और चीजें भी, वो आपको सोच के लिखनी है। ये सिर्फ एक टेम्पलेट दे रहा हूं मैं, इसमें सब स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा ये चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है प्रिपेयर अ डिटेल्ड स्टडी प्लान। कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड स्टडी प्लान। ठीक है जी, देखो सबसे पहले आप ये समझना है कि सब स्टूडेंट के लिए अलग है। ठीक है, एक स्टडी प्लान मैं नहीं बना सकता कि ये स्टडी प्लान होगा, हर स्टूडेंट के लिए वो अलग होगा। हर स्टूडेंट अलग तरीके से उसके, जैसे मैंने आपको बताया, सर्कमस्टांसेस हैं, चैलेंजेस हैं, तो उस स्वॉट एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसका स्टडी प्लान अलग होगा। बुक लिस्ट की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। ये जो बुक लिस्ट की वीडियो है, ये है एनसीईआरटीज प्लस जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसकी एक लिस्ट है। ठीक है, उनमें से कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है, कौन से आपके वीक एरियाज हैं। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिटेल्ड स्टडी प्लान बनाने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी। जैसे कहते हैं ना, आपको मान लो मैराथन दौड़नी है, ठीक है, उसमें ना पहले बताया जाता है, जैसे आई स्टिल रिमेंबर कमांडो में 25 किलोमीटर का रन विद 20 kg वेट, ठीक है, 3 hours 27 minutes इट टुक मी टू कंप्लीट 25 किलोमीटर रन विद 22 kg वेट, 15 kg का वेट, अराउंड 6.5 kg की राइफल। तो उसमें ना पूरा रूट बताया जाता है। आपको ये भी देखना है कि मेरे पास कितना वेट है, मतलब दैट्स अ काइंड ऑफ अ चैलेंज, जैसे हमने स्वॉट एनालिसिस किया। ठीक है जी, मेरे पास पानी कितना है, मेरे पास रूट क्या है, कौन सा रूट जो है टफ है, कौन सा चढ़ाई वाला है, कौन सा थोड़ा ढलान वाला है रूट। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये समझना है कि प्रीवियस जर्नी शुरू करने से पहले रूट पता होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरियाज कौन से हैं। एरियाज का मतलब सब्जेक्ट्स। भाई जैसे एग्जाम बहुत सिंपल सा है, अगर आप साइंस को देखोगे, मैं सीडीएस की अगर बात करूं, सीडीएस और इवन सीएपीएफ में भी साइंस के अगर क्वेश्चन देखेंगे तो साइंस के 30 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, सीडीएस में 10 ईच क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। किसी दिन किसी साल में या किसी पर्टिकुलर पेपर में 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, ये एक रेंज है मोटा मोटा, ये फिक्स नहीं है, ये मैं बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये फिक्स नहीं है। ये यूपीएससी ने कोई यहां पर वो नहीं रखा हुआ कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट में से, बिल्कुल वेरी कर सकता है। हो सकता है 30 क्वेश्चन बोल रहा हूं 20 ही रह जाए, हो सकता है 40 पूछ ले, 40 के थोड़े चांसेस कम हैं पर 20 के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरियाज कौन से हैं। ऐसी सिमिलरली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी की बात करूं तो अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस हैं, वेरी करने हैं कई उसमें। ज्योग्राफी की बात करूं अराउंड फिर अगेन 18 to 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या बचा, उसके बाद इकोनॉमी बचा 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन, और फिर आपके करंट अफेयर्स 20 to 25 क्वेश्चन। तो ये एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। अब इसमें आप सीएपीएफ को लेके आ जाओगे तो सीएपीएफ में 125 क्वेश्चन है, उसमें 20 क्वेश्चन, जैसे इस बार आपका 20 क्वेश्चन सीधा सीधा मैथ्स और रीजनिंग के थे, ठीक है। अकॉर्डिंगली बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपके कम हो गए, ठीक है जी। तो ये आपको पहले एरियाज देखने हैं, ठीक है। इसको लेकर मैंने वीडियोस बनाई हैं, एक वीडियो और बना दूंगा डिटेल्ड, जिसमें कितने कितने क्वेश्चन आए हैं वो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अब हर टॉपिक में से ना, हर सब्जेक्ट में भी कुछ एरियाज है जो बार बार पूछ रहा है, जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। मतलब सिंपल अगर मैं कहूं, जैसे मैंने कहा कि एक स्टूडेंट मान लो जो जॉब कर रहा है या कॉलेज जा रहा है, जो कह रहा है मैं एक दिन के 4 घंटे दे सकता हूं, 200 दिन है, 800 घंटे है मेरे पास, तो उसको 800 घंटे वो दे सकता है। वो 800 घंटे में उसको ये देखना है कि मतलब कितना मैं इनपुट डालूं और कितना मेरे को आउटपुट आएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट रेशो, एफिशिएंसी देखनी है, तो किसमें मेरी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगी, ठीक है, किसमें ज्यादा मैं समय डिवोट करना चाहिए मेरे को, और योर वीक एरियाज। अच्छा, अब क्योंकि आप ये वीडियो सपोज देख रहे हैं, डिपेंड करता है अब आप कब इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप वीडियो इसको देख रहे हैं जब एग्जाम में 7 महीने बचे हुए हैं या 1 साल बचा हुआ है, आप पहले से वीडियो को देख रहे हैं, या आप बहुत पहले से 2 साल पहले इसको जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका मान लो आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो, आपने 3rd ईयर में एग्जाम देना है, और जो है 2 साल पहले आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास 2 साल का आपने समय रखा है, आपने बहुत पहले प्रिपरेशन शुरू कर ली, दैट मींस ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग एरियाज में ये वाला भी आएगा कि आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग स्टार्टेड अर्ली, ठीक है। तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपके अब वीक एरियाज कौन से हैं। वीक एरियाज का मतलब क्या हो गया, अगेन जो आपने ऑलरेडी वीक एरियाज लिखे थे, जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे समझ, या जो आप छोड़ के जाते हो। अब जो मैंने आपको बताया पहली, टाइम यू कैन डिवोट, ठीक है जी, डेली, ठीक है जी, ये हो गया आपका जो आप हर दिन डिवोट कर सकते हो। मतलब आपके डेली शेड्यूल में आपकी जॉब है, आपका कॉलेज है, या आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो आप मान के चलो, आप कहोगे जी मैं 8 से 10 घंटे दे सकता हूं, मैं 10 घंटे अच्छे से पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास 200 दिन है, मेरे पास 2000 घंटे, तो मैंने अपने लिए 2000 घंटे का समय रखा है, ठीक है। आपको इस तरीके की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप जॉब कर रहे हो 4 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, आप कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज में आपको लग रहा है कि भाई मेरा सुबह 8 बजे से लेके या 9 बजे से लेके 2 बजे तक ही होता है, तो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आई एम फ्री। तो अगेन आपका, या सैटरडे संडे है, विंटर ब्रेक है, विंटर ब्रेक में आपके पास पूरा 15 दिन का समय होगा, 20 दिन का समय होगा, उसको एक्स्ट्रा मान के चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्रॉडली अपने नंबर ऑफ आवर्स तक कैलकुलेट करने हैं प्रिपरेशन से पहले, ठीक है। ओके, आइडेंटिफाई टाइम किलर्स, ठीक है जी। टाइम किलर्स कौन कौन से हैं, स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग, बिंज वॉच वेब सीरीज, बैठे हैं जी तो मैं वेब सीरीज देख के हटूंगा, ठीक है। ये अभी समय नहीं है, आप ट्रस्ट मी, जब आप सर्विस में चले जाएंगे और ट्रेनिंग में नहीं, ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, पोस्ट में बहुत टाइम मिलेगा आपको, वेब सीरीज देखना बैठ के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब
सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आप बहुत सारी वेब सीरीज देख सकोगे। और वो वेब सीरीज जो आज है वो 2 साल बाद भी रहेगी, 4 साल बाद भी रहेगी। शोले पिक्चर आज भी देख सकते हो, तो 50 साल पहले बनी थी, ऐसा नहीं है कि वो बदल गई है। ठीक है, तो अगर आपने फोमो जो आता है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे बड़ी अच्छी मूवी आई है, मिस हो जाएगी, कुछ नहीं मिस हो रहा जी, आप आराम से देख सकते हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, कभी मर्जी कहीं मर्जी देख लेना। ठीक है, तो आज के समय पर वो जमाना भी नहीं है कि थिएटर से उतर कीजिए, अब मूवी पता नहीं चैनल वाले कब दिखाएंगे, तब जाके देखने का मौका मिलेगा। अवेलेबल है, जब मर्जी देख लो। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लो कि अब सबके लिए अलग हो सकता है। ठीक है, सबके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग है। ठीक है, मैं कॉमेडी वीडियोस आई रियली लाइक। ठीक है, तो कई बार मैं आपका लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए बैठा तो आई स्टार्टेड वॉचिंग, मजा आ रहा है, फिर एकदम याद आया, अरे नहीं, सो आई हैव टू प्रिपेयर दिस लेक्चर, so I have to cut short my time, so you have to constantly remind yourself, और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मोबाइल साइलेंट करके दूसरे रूम में, ठीक है, दूसरे रूम में बिल्कुल अलमारी में रख दिया, बैठे लैपटॉप, अब लैपटॉप भी अपने आप में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है बट स्टिल, ठीक है, मोबाइल वाली जो डिस्ट्रैक्शन है वो अलग है, so you know your distraction areas। ठीक है, आइडेंटिफाई दैट। ओके, एक चीज आपको ये समझनी है, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। बहुत सारे बच्चे ना मोटिवेशन सीख कर रहे होते हैं, मोटिवेट करेगा कोई। देखो, मोटिवेशन, एक लाइन याद रख लेना, लिख लेना इसको, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। ठीक है, इसको बड़ा बड़ा लिख लो, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। देखो, मोटिवेशन चाहिए होता है, जैसे गाड़ी स्टार्ट करनी है ना, गाड़ी स्टार्ट करने सेल्फ देना पड़ता है, तो वो एक धक्का लगता है। ठीक है, वो इंजन को शुरू करता है। ठीक है, और इंजन को रन कौन कर रहा है, रेगुलर रन कौन कर रहा है, फ्यूल रन कर रहा है। सो डिसिप्लिन इज एक्टिंग एज अ फ्यूल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आज आपका मोटिवेशन डाउन है, कुछ भी कारण हो सकता है, यार मन नहीं कर रहा, होगा नहीं होगा, इतनी मेहनत कर रहा हूं, कुछ, देयर इज नो वन टू पैट योर बैक। जिस दिन सिलेक्शन होगा दुनिया आ जाएगी, अरे हमें तो पता था, हमारे लाडले में या हमारी लाडली में बहुत ही दम था, हमें तो पहले से पता था। ठीक है, सब दुनिया की कहानियां सुनने को मिलेंगी, ट्रस्ट मी, सब मिलेगा। जो द पीपल हु वर वेरी बिटर टू यू, वो सडनली बहुत स्वीट हो जाएंगे, बट ठीक है, दैट इज फाइन। उस दिन आपको यू फील किया, आज तो सब बड़े, मतलब मेरी पीठ थपथपा रहे हैं, उससे पहले वाली पीठ कोई नहीं थपथपा रहा। ठीक है, उस दिन आपको ही, कहता ना कि यू हैव टू पैट योर सेल्फ बैक, आपको ही अपनी पीठ थपथपानी है। डिसिप्लिन, कुछ नहीं, आज मन नहीं है, करना तो है ही है, और है ही नहीं कुछ। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये है वो है, क्या दुनिया में लोग ये नहीं करते तो और कुछ नहीं करते, करते हैं जी, बहुत कुछ है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसके अलावा कुछ नहीं है और यही आपके फाइनल ऑप्शन है। बट अभी के लिए आपने ये सोचा ना, अपने लिए आज के लिए ये सोचा ना, या अगले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अपने आप को ये टाइम दिया कि मेरे को ये बनना है, उसके बाद अगर नहीं होता वो बाद की कहानी है। पर अभी के लिए आप अपने लिए अपने ये टारगेट रखा है, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं होने पे आप नहीं कुछ करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि आज, ठीक है, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू द मोटिवेशन लेक्चर, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू डिसिप्लिन, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। करना है तो करना है, ठीक है, आज करना है, दैट इज हाउ दैट इज एग्जैक्टली यू आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर इन द फोर्सेस ऑल्सो। रोज उठना है, जाना है, पीटी करना है, वो दैट इज अ डिसिप्लिन, दैट इज व्हाई दे ऑलवेज से द वर्ड डिसिप्लिन। हो सकता है आज मोटिवेशन ना हो, और बहुत बार होता है, यार क्यों दौड़ रहे हैं सुबह सुबह, क्यों दौड़ा रहे हैं सुबह सुबह, 4 बजे आके उठते हैं, 4:30 बजे आके पीटी ग्राउंड में खड़े होते हैं, क्या यार, क्या है ये डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। ठीक है, और वो डिसिप्लिन जब आप मेंटेन करोगे, जब आप अपने आप में चेंजेस खुद को देखोगे, ट्रस्ट मी, वैसी कोई फीलिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें ये जरूरी हैं, ये लिख लेना। सुनने में हो सकता है बहुत अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो, पर नहीं लिखोगे, मेक्स नो सेंस। ओके, नाउ अब आता है क्या क्या आपके वीक एरियाज है, उसका स्टडी प्लान। घंटे लिखे आपने,
ठीक है। आई होप आपने एक ब्रॉडली घंटे लिख लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली उसमें जैसे मैंने आपको बताया कुछ ऐसे इवेंट्स भी आएंगे जो आपको अटेंड करने जरूरी हैं, वो आपके घंटे मिस हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कोई मेडिकल खुद बीमार आप पड़ सकते हो, वो भी एक कुछ फैक्टर्स आएंगे, वो वाले घंटे भी आप कुछ माइनस कर सकते हो, ठीक है। कि मान लो मैं कोई वैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट स्टिल तो यू टेक दैट रूम फॉर ऑल दैट रूम ऑल्सो, ठीक है, उस पूरे प्लान में। अब आते हैं सब्जेक्ट्स के लिए कैसे उसको प्रिपेयर करना है, हिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमी। अब देखो इसके लिए ना बहुत एक सिंपल सा तरीका है कि स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे मैं हिस्ट्री की बात लेता हूं, एक हिस्ट्री ना मैं वो सब्जेक्ट्स ले रहा हूं जो कि बहुत सारे बच्चों के वीक एरियाज है, ठीक है, और पूछता भी है, कर भी कुछ नहीं सकते उसको लेकर कि छोड़ेंगे तो भी प्रॉब्लम है। अब इसमें मान लो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी की बात करता हूं मैं, 6th 7th 8th नई एनसीईआरटी, ठीक है, और 12th क्लास की 3 एनसीईआरटीज, ठीक है, 3 एनसीईआरटीज हैं, 3 थीम्स, 3 बुक्स हैं अलग अलग। अब ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सोर्स है, और एक आपका आर्ट एंड कल्चर को लेकर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को लेकर इंडियन आर्ट, ठीक है, एक 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी है, वो है सबसे पहले। उससे भी पहले आर्ट एंड कल्चर से पहले ये वाली है, ये 6 बुक्स हैं। अब 6 बुक्स को पढ़ने में समय लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। ऐसा तो है नहीं आज आपने पढ़ी और एकदम सडनली बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे, और उस हो सकता है कि एक बार पढ़ लोगे, जब दोबारा उसको पढ़ने जाओगे तो हो सकता है कुछ भी याद ना हो, ठीक है। अब आपको ये कम से कम 2 3 4 बार पढ़नी है, ठीक है, एनालिसिस करना है इसका। इसको जब आप देखो 6 7 8 तो बहुत ही बेसिक है। अब ये सोचो कि एक बुक जो 6th क्लास के बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब है, मतलब उस मेंटल लेवल को सोच के वो बुक बनाई गई होगी कि 6ठी क्लास में एक बच्चा जो है से कितने का होगा, 10 11 साल का बच्चा होगा, वो 10 11 साल का जो बच्चा है वो समझ पा रहे, तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर के बाद ना 3 से 4 एमसीक्यूज भी होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। उसके बाद एक ना क्वेश्चंस होते हैं 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस लिखने, कि 30 वर्ड्स में लिखो। फिर उसमें होता है कि 150 वर्ड्स में लिखो। आप लोग उस चैप्टर को तो पढ़ते हो, उसको स्किप कर देते हो। वो था मेन, ठीक है, आपने पढ़ लिया, टेस्ट तो किया नहीं अपने आप को, वो अपनी पीठ कैसे थपथपाई आपने, ऐसी थपथपा ली, मैं तो बहुत बॉन्ड हूं, मैं तो बहुत ग्रेट हूं। वो पीठ थपथपाई क्योंकि आपने वो चैप्टर पढ़ा, वो 5 6 7 10 पेज पढ़े। 10 पेज पढ़ने के बाद आपने वो 4 एमसीक्यूज की। 30 वर्ड का आंसर लिख सकते हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, एक नोट्स ही हो गए एक तरीके से, ठीक है। नहीं भी लिख रहे हो, मान लो अगर कहता है कि जी वैसे तो सीएपीएफ का पेपर दे रहे हो तो लिखना चाहिए, नहीं लिख रहे हो तो एटलीस्ट पॉइंट्स लिख लो, कि अगर 30 वर्ड्स में होता तो मैं इसमें 3 पॉइंट लिखता। ये 3 चीजें हैं इसकी। 150 वर्ड्स में ये 5 पॉइंट आने चाहिए इसके। अभी आपने पढ़ा ना चैप्टर, आपको पता है, याद है, तो आप लिखो उस पे, उसी पे लिख लो, बेशक पेंसिल से लिखो, पेन से मत लिखो, ताकि कल को आप इरेज करके दोबारा लिख सको, या एक अलग कॉपी बना लो, बना सकते हो ना। चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1, पहला क्वेश्चन 1 का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, गूगल करोगे आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है, गूगल करोगे आपको एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाएगा, पर वो बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, आपको वैसे ही पता होगा। इससे क्या होगा, जब आप उस एक्सरसाइज को करोगे, देन यू विल फील कॉन्फिडेंट। तब आपको कोई आके बाहर से नहीं बताएगा अरे बहुत अच्छा कर रहे हो, यू योरसेल्फ फील गुड। आपके दिमाग में वो कहते हैं ना, अपनी पीठ थपथपाओगे कि हाँ यार आज मैंने एक छोटा टारगेट अचीव कर लिया। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करता है। जब मैं एक छोटा सा टारगेट अचीव कर लेता हूं ना, तो मेरा मन कहता है यार हाँ मैं एक स्टेप बढ़ा आगे, ठीक है, कदम बाय कदम जो है बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है। अब इसके लिए अब आपको दूसरी चीज, एक तो हो गया कि एनसीईआरटी, जैसे मान लो ये आपने नोट कर लिया। मैथ्स के लिए अब बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जी मैथ्स हमारा बहुत वीक है, तो एक बुक जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, अरुण शर्मा सर की बुक है, और उसमें बेसिकली बहुत बेसिक से चीजें समझाई हुई हैं, और जो ट्रेडिशनल मेथड थे ना मैथमेटिक्स को करने के, वो नहीं है। मैंने सीएपीएफ के बैच में वो डिस्कस करता भी हूं मैं, और मैं जो भी बैच अभी लूंगा उसमें भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, और मैंने पिछले बैचेस में भी वो डिस्कस किया है। तो टेक्निक्स हैं अलग तरीके से क्वेश्चंस को करने के, तो उन क्वेश्चंस को उस तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने हैं,
पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ये है, एनसीईआरटी जो अब आप कर रहे हो, आपको टाइम देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर 10 पेज पढ़ने में आपको 3 दिन लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं मतलब अगेन क्वेश्चन मार्क, क्यों लग रहे हैं? मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड हो, मतलब आप किताब लेके बैठे हो, मोबाइल फोन दूसरे में, पर और चीजें चल रही हैं दिमाग में, कुछ भी, कॉलेज को कोई, ठीक है जी, घर की परेशानी हो सकती है, कोई लव अफेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई नो, इस ये एज ऐसी है, सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ चल रहा है पैरेलली, बहुत कुछ चल रहा है। तो उस चीज को पहले हैंडल कर लो। ठीक है, उस चीज को जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे, इस इशू को जो कि आपको कॉन्स्टेंटली परेशान कर रहा है, मेक्स नो सेंस। ठीक है, उसको बैठ के डिस्कस कर लो, जिससे भी डिस्कस करना है, पहले उस इशू को रिजॉल्व कर लो, देन ओनली सिट विद दैट पर्टिकुलर चैप्टर। और उसमें देखो, आप अपनी स्पीड को देखो कि 10 पेज हैं, इतनी तो इमेजेस आ गई इसमें, कंटेंट तो मोटा मोटा 5 या 6 पेज का है, इसमें मेरे को 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब आपको उसको एक एक घंटे के 2 बार में कर लो, या अगर हो सकता है, अगर आपकी वो कैपेसिटी है, वैसे कोशिश करो कि वो 2 घंटे में एक बार में आप कर लो। अपने आसपास में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, पेन, पेपर, कॉपी, बुक और पानी की बोतल, और एक स्टॉप वॉच अगर रख सकते हो, छोटी सी एक स्टॉप वॉच खरीद सकते हो, ऑन कर दो स्टॉप वॉच को। स्टॉप वॉच एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मिस कर गया सारे उसमें। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? क्योंकि उससे ना आपको पता रहेगा कि मैं कितना टाइम बैठा। किसी भी चीज को इंप्रूव करने के लिए मेजरमेंट जरूरी है। जब आप मान लो पहली बार बैठे, आपको लगा यार 40 मिनट बाद ना आपको लगने लग गया कि बस अब नहीं मैं बैठ सकता, अब आपको उठना ही है, इधर उधर 5-10 मिनट आप गए। नेक्स्ट टाइम आपने देखना है कि नहीं यार, अब मैं 40 मिनट बैठा था, मैं 45 मिनट बैठूंगा, 50 मिनट बैठूंगा। तो मेरे को अपनी सिटिंग को भी बढ़ाना है धीरे धीरे। ठीक है, अब वो एक दिन में नहीं होगा, इट विल ग्रेजुअली इंप्रूव। तो वो टाइम को नोट करो कि टाइम मेरे को कितना लग रहा है, और वो टाइम मेरे को कम लगना चाहिए। मेरे को फोकस करना है, जो चीज कर रहा हूं अभी, इधर उधर की जो चीजें चल रही हैं उनको, डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम वाला फैक्टर हो गया। अब एक साथ में आप 2 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। मान लो अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो, या कॉलेज के बाद कर रहे हो, या जॉब कर रहे हो, तो जॉब में आपके पास सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक है, कॉलेज में आपके पास मान लो सैटरडे संडे ऑफ है, तो मतलब है ना, आपके पास उस दिन पूरा समय है, 8 घंटे समय दे सकते हो। तो उस में जो है आप अपना टाइम निकालो कि हाँ जी, ये मेरा टाइम जो है इसमें जाएगा, ये मैं अपना समय किस में दूंगा, ये मैं दूसरा सब्जेक्ट करने में दूंगा, साथ में एक और सब्जेक्ट करूंगा। 2 सब्जेक्ट करने का मकसद ये होता है कि जनरली क्या होता है, एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोरियत भी हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा सब्जेक्ट में क्या है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है। अच्छा, इस सारी चीजों में अगर आप मान लो कोई कोचिंग कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है, तो या वीडियोस देख रहे हो, तो वो टाइम भी इंक्लूड करो। ठीक है, कि वो टाइम आपने मान लो किसी जगह से कोई वीडियो देखा, आपने उसको समझा, फिर आपने उसको इंप्लीमेंट किया, उसको अप्लाई किया। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लिखनी पड़ेगी आपको। जैसे अगर आपको मान लो ज्योग्राफी है, मान लो ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको पता है कि 11th और 12th की एनसीईआरटी बड़ी स्टैंडर्ड मानी जाती है। अब मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी याद ही नहीं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी सोचना पड़ रहा है कि यार लेटीट्यूड क्या था, लॉन्गिट्यूड क्या था। ठीक है, तो मतलब अभी 6 to 10th वाली भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मतलब उसके लिए भी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स उसमें सोशल साइंस के पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप उसको कवर कर पाओगे। ठीक है, तो वो वाला टाइम आपको लेना है। अगर आप मान लो कंफर्टेबल हो, फेयर एंड गुड। उसके बाद आपको, जैसे आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ठीक है, जैसे वो अभी मैंने आपको बताया, मैथ्स का पोर्शन बताया, ज्योग्राफी का है, तो आपको आइडेंटिफाई, अब मान लो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस है, साइंस आपका वीक एरिया है, तो साइंस में सबसे पहले आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, कुछ नहीं। अब सर नहीं, इस बार तो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, नो डाउट, पढ़ने हैं, वो भी पढ़ने हैं, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी भी 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी से आ रहे हैं। और ये बेस है, ये पढ़ना ही पढ़ना है, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है।
अराउंड 20 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 से 3 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या स्पीड है, इंप्रूव भी करना है। तो आपको पता लग गया कि जी मेरे को 2 बुक्स को कवर करने में 20 चैप्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 चैप्टर को कवर करने में मेरे को लगेगा 60 घंटे विद प्रैक्टिस। ठीक है, जो क्वेश्चंस आखिर में है, जो मैंने आपको बताया, वो करने जरूरी हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि अच्छा 40 to 60 आवर्स या 40 to 50 आवर्स मेरे को लगेंगे। तो 40 to 50 आवर्स मतलब मैं एक दिन में 2 घंटे डिवोट कर रहा हूं, तो मेरे 20 दिन में होगा। इस तरीके का प्लान बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर एक दिन बनाना है, बट ब्रॉड प्लान बनाना है कि मैंने साइंस शुरू करा है, तो अगले 20 दिन में मेरे साइंस की तीनों एनसीईआरटीज पूरी हो जानी चाहिए। मतलब तीनों एनसीईआरटीज मतलब सॉरी, दोनों एनसीईआरटीज मतलब 20 दिन में, मतलब एक एनसीईआरटी 10 दिन में। तो अब फिर आपको एक चैप्टर में कितना समय लगेगा। ठीक है जी, तो ये है आज का वीडियो। आई होप दिस सर्व्स अ पर्पस। ये सारी एक्सरसाइज आपको पेन पेपर बैठ के लिखना पड़ेगा, अपना स्वॉट एनालिसिस बनाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स और चैलेंजेस, और उसके बाद आपका क्या डिटेल स्टडी प्लान होगा, ये आपको खुद बनाना है अपना। ठीक है, खुद अपने वीक एरियाज देखने हैं, कौन से स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो देखनी है, स्टैंडर्ड मटेरियल है जो आपने पहले पढ़ा है उसको देखना है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, तभी आप एक वीडियो में और लेकर आऊंगा। ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। आई डोंट नो कितने बच्चे अभी तक इस वीडियो को देख रहे होंगे, बट आइडिया हियर इज के क्यों सीडीएस के स्टूडेंट्स जो हैं सीएपीएफ क्लियर नहीं कर पाते, क्यों इवन सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स जो हैं सीएपीएफ क्लियर तो करते हैं बहुत सारे, बहुत अच्छा रैंक नहीं ले पाते। ठीक है, उसको लेकर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि एक आइडिया हो सके कि आप पैरेलली सीडीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सीएपीएफ कैसे साथ में रख के चले, अगर आप सीएपीएफ कर रहे हैं तो सीडीएस को पैरेलली कैसे रख के चल सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।